प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बने हथियार खालिस्तानियों तक पहुंचे। खुलासा तब हुआ जब अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास इसका पहले से इनपुट था, लेकिन बात केवल खालिस्तानियों को मध्य प्रदेश से अवैध हथियार सप्लाई करने की नहीं है, सवाल देश की सुरक्षा का भी है और मध्य प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मौजूदगी का भी। आखिर कैसे सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे आंखों में धूल झोंककर देश विरोधी ताकतों की मध्य प्रदेश में बैठकर मदद की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे संगठनों ने एमपी में पैर पसारने की कोशिश की। सिमी का तो कभी मजबूत नेटवर्क भी एमपी में हुआ करता था, तो हाल ही में कुछ ऐसे आतंकी संगठनों का कनेक्शन भी एमपी से जुड़ा जिनका ताल्लुक दूसरे मुल्कों से था। लेकिन समय समय पर एमपी में ऐसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही, बावजूद फिर कोई नया आतंकी कनेक्शन निकल आया। तो सवाल, आखिर कौन कर रहा है इनकी मदद और एमपी में आतंक के और कितने कनेक्शन, इसी पर करेंगे आज की महाडिबेट। एमपी के बुरहानपुर से जुड़े खालिस्तानी मूवमेंट के तारों ने एक बार फिर आतंकी कनेक्शन की कई परतें सवालों के साथ उधेड़ दी हैं। पुलिस ने देसी हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। कनेक्शन जुड़ा बुरहानपुर के नरेंद्र सिकलीगर और आसन सिंह से, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। मसला केवल एमपी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। सो केंद्र की एजेंसियां भी सतर्क थीं, जिनके इनपुट पर कार्रवाई हुई। पीएफआई से संबंधित कुछ लोगों के बारे में भी ऐसा अंदाज हुआ बुरहानपुर खंडवा में, लेकिन अभी हाल में जो खबर आई है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें आईसिस से संबंधित भी कुछ लोगों को, आईसिस मॉड्यूल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिली थी, जिसमें एनआईए ने भारत के 6 राज्यों में एक साथ रेड करके लोगों को पकड़ा था और उनसे पूछताछ की थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, यूपी और बिहार थे। इनमें से मध्य प्रदेश में भोपाल में, जैसा हम जानते हैं, 2 लोगों को यहां पर पकड़ा गया, जिसमें एक रायसेन से संबंधित भी था। एमपी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर एनआईए ने भोपाल में अपना कैंप कार्यालय शुरू किया है। खुफिया एजेंसियों के भी राडार पर है मध्य प्रदेश। दरअसल सफदर, नागौरी से लेकर आतंकी सरगनाओं को मध्य प्रदेश सबसे सुरक्षित ठिकाना लगता रहा है। हालांकि अब एमपी सरकार भी अलर्ट है। बुरहानपुर में पुलिस ने, हमारी ने, एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। हाँ, जैसा मैंने बताया कि पूर्व में उसके ऊपर ये आरोप था कि इसने हथियार सप्लाई बना के यहां से वहां की है, इसलिए मैंने वहां की पुलिस का जिक्र किया। एमपी में आतंकी कनेक्शन और उससे जुड़े लोगों के पकड़े जाने पर जमकर सियासत भी होती रही है। यहां कांग्रेस का रिएक्शन भी आपको सुनवाते हैं। पिछले 18 वर्ष की सरकार की उदासीनता सामने आ रही। सरकार किसकी मध्य प्रदेश में? इस तरह के आतंकवादी क्यों इस मध्य प्रदेश को सुरक्षित मान रहे हैं, ये सेफ मान रहे हैं? क्यों इस तरह के पैर पसारने का काम कर रहे हैं? उनका नेटवर्क क्यों बढ़ता जा रहा है? आप देखिए, देश भर के आतंकी घटनाओं के जो तार हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़े पाए जाते हैं। हमने ध्रुव सक्सेना के भी मैटर देखे और कई देखे देश भर की घटनाओं के। शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी में आतंकी संगठन सिमी की जड़ें काफी मजबूत रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्लीपर सेल अभी भी मौजूद है। तो एमपी में पीएफआई का मजबूत नेटवर्क भी बना हुआ है। हाल ही में जेएमबी यानी जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी संगठन के आतंकी भोपाल के ऐशबाग और करौंद से पकड़े गए थे। तो 2016 में जेल से फरार हुए सिमी आतंकियों का एनकाउंटर भी भोपाल में हुआ था। आखिर में सवाल, आखिर शांति का टापू कहे जाने वाले एमपी को किसकी नजर लग गई? बुरहानपुर से शारिक अख्तर, भोपाल से मनोज राठौर, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आतंकी कनेक्शन, जी अब खालिस्तानियों को मदद का नया आतंकी कनेक्शन जुड़ा है बुरहानपुर से। इससे पहले भी अलग अलग संगठन सक्रिय रहे मध्य प्रदेश में, लेकिन समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, एक्शन भी हुआ है। लेकिन फिर कोई नए संगठनों ने अपनी जमीन तैयार की और अब एनआईए का दफ्तर भी भोपाल में मौजूद है। इसके अलावा कई और एजेंसियां
कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में नजर रखे हुए हैं ऐसी आतंकी गतिविधियों पर। चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है यशपाल जी न्यूज़ 18 पर। यशपाल जी, क्या वजह है धीरे धीरे लगातार आतंकी गतिविधियां एमपी में बढ़ रही हैं? अभी तक तो जो संगठन थे अब खालिस्तानी मूवमेंट से एमपी का नाम जुड़ रहा है। यशपाल जी। प्रशांत जी, देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली संगठन जो आतंकवाद, अलगाववाद, तुष्टिकरण की नीतियां, पत्थर फेंकने की घटनाएं, इन सबको रोकने का काम बड़े मुस्तैदी से करता है और करना भी चाहिए। और हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, और इसमें अगर प्रशांत जी इस प्रकार की गतिविधियां सामने आती है तो हम उनको बख्श नहीं रहे। हम कोई कांग्रेस की सरकार के जमाने के लोग नहीं है जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उज्जैन संभाग के महिदपुर के झिरनिया में AK-47 सहित अनेक हथियार, अवैध हथियार कुएं में से मिले थे। प्रशांत जी, मुझे याद है, और तब कांग्रेस के एक लीडर का नाम उसमें आया था। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आप तो आरोपियों को पकड़ के छोड़ देते हो, हम तो सीवी के रैकेट को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं और हमने कई संगठनों को नेस्त नाबूद किया है। और इसी क्रम में यदि NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नाम से जानी जाती है, और उसके अंतर्गत वो एक संघीय जांच एजेंसी है, और उसने अगर केंद्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के बाद यदि आज बड़ी घटना प्रकाश में आई, और मैं मतलब सरकार को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा जी को, कि जिन्होंने बुरहानपुर में खालिस्तानी आतंकवादियों को सप्लाई करने वाले हथियारों के जो सरगना थे आसन सिंह, उसको भगवानपुरा से गिरफ्तार भी किया। देखिए प्रशांत जी, हमारी सरकार तो काम कर रही है, और ऐसे में कांग्रेस को तो हमको धन्यवाद और देना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि हम देश में जो आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले तत्व है, जो अवांछित यशपाल जी, इस बात से बहुत से लोग सहमत होंगे कि कई राज्यों के मुकाबले पत्थरबाजी या जिस तरह की घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, ब्लास्ट या ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सवाल है वो ये कि पैर क्यों पसार रहे हैं? और दूसरी बात ये कि सिकलीगर अगर हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो ये पहली बार नहीं है, पुश्तैनी काम इन लोगों का रहा है। इन्हें रोका क्यों नहीं गया, दूसरे कामों में क्यों नहीं लगाया गया? अब स्थिति ऐसी हुई कि खालिस्तानियों को वो हथियार सप्लाई करने लगे। यशपाल जी, देखिए, जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से सरकार की सख्ती है, और हम तो अगर सिकलीगर अगर अवैध काम करेंगे और हथियारों का दुरुपयोग करेंगे और खालिस्तानी आतंकवादियों को सप्लाई करेंगे तो हमने तो उनको धर दबोचने का काम किया है। और देखिए प्रशांत जी, आज की बात बता रहा हूं, मैं तो सरकार को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। नक्सलाइट गतिविधियां मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन पुलिस कर्मियों को जिस प्रकार से पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं, उनको जिस प्रकार से उनके वेतन में राहत देने का काम कर रहे हैं, उनकी जो सूझबूझ और समझदारी को लेकर के सरकार के खजाने में से जिस प्रकार से उनको नवाजा जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए कि हम हमारे प्रदेश में न नक्सलवादी गतिविधियां हावी होवे, न आतंकवादी गतिविधियां हावी होवे। जी ठीक है दिनेश गुप्ता जी, क्या वजह है कि भूमि ऐसे आतंकी सरगनाओं को, संगठनों को उर्वरा नजर आती है मध्य प्रदेश की भूमि? हालांकि एक्टिविटीज मध्य प्रदेश में शायद उतनी ना होती हो, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमि से बैठकर दूसरे राज्यों में ऐसी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है, आतंकी वारदातें। देखिए प्रशांत जी, ये ट्रेंड आज का नहीं है, 3-4 दशक से लगातार ये ट्रेंड है कि आतंकवादी जो हैं या आतंकी घटनाओं के जिन लोगों को संरक्षण मिलता है या जिसको वो सबसे सेफेस्ट जगह जिसको मानते हैं वो मध्य प्रदेश है। यहाँ से आप, जब आतंकवाद चरम पे था तब भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया था, ऐसी घटनाएं सामने आई थी। क्योंकि ये यहाँ चूंकि वारदात नहीं होती, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि कई बार कि यहाँ कोई जो है इस तरह के लोग संरक्षण भी नहीं ले रहे होंगे, जबकि ये जो है वो चूंकि घटनाओं को अंजाम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ संरक्षण ले रहे हैं। क्योंकि यदि घटनाएं यहाँ होंगी तो फिर पुलिस अलर्ट मोड पर होगी, सारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर होंगी, तो सामान्यतः जो है मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी घटनाएं होती नहीं है। आप देखेंगे जो जैसे झिरनिया कांड का जिक्र कर रहे थे, या आपको बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों, चाहे वो खालिस्तानी वाली हो या जो है अपनी दूसरी जो आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो उसकी हो, यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत सारे
जो है एक दूसरे से तार जुड़े रहते हैं। कई लोग जो है, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो रायपुर वगैरह में भी ऐसे मामले सामने आते थे, क्योंकि जो एक अलर्ट मोड पर जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से लगातार गश्त होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, एक जो अपराधियों को ट्रेस करने का जो सिस्टम है, या वो एक कहीं ना कहीं पुलिस में ये कमजोर हुआ है। पहले जो है आप देखिए कि लोग लगातार अलर्ट मोड पर रहते थे, तो किसी इनपुट का इंतजार नहीं करती थी लोकल पुलिस कि हमको कोई इनपुट मिले। जिस तरह की जो अभी हम देख रहे हैं कि हथियार मिले हैं, तो एक दिन में नहीं होती है सारी चीजें, लगातार जो है कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है और इसकी सूचना भी होती है, लेकिन कई बार अनदेखी में भी ऐसा हो जाता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो इसलिए एक बड़ा जो है हम कोई भी एक कंसाइनमेंट मिलता है या जो दूसरी कोई अपराधी है वो मिलता है। अभी NIA ने जो विभिन्न जगह पे हमने देखा था ना कि छापे भी मारे, तो जो काम राज्य की पुलिस को करना चाहिए, मुस्तैदी से करना चाहिए, उसका काम केवल जो है आप देखिए ना कि वो उस तरह की पुलिसिंग का नहीं है कि केवल हमने ट्रैफिक वाली पुलिसिंग देख ली या चोरी की घटना देख ली या हत्या की देख ली। बहुत सारी ये तो गंभीर किस्म के ऐसे मामले हैं जिनमें जो है लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि आज जो है एक कोई मामला आप NIA के पुट पर या इनपुट पर या किसी भी इनपुट पर मिल गया है, लेकिन आगे राज्य में कहां इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल आपको किसी केंद्रीय एजेंसी के इनपुट का इंतजार नहीं करना है। जी बिल्कुल रहेगा दिनेश जी। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, PC शर्मा साहब, विधायक कांग्रेस। स्वागत है PC शर्मा जी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। PC शर्मा जी, सरकारें कोई भी रही हो, और दिनेश जी अभी जिक्र कर रहे थे कि आतंकी घटनाएं जो मध्य प्रदेश में, घटनाएं ना कहें बल्कि हम आतंकी संगठन कहें, जो मध्य प्रदेश में कई दशकों से सक्रिय रहे हैं, और उस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकारें कोई भी रही हो, आतंकी संगठनों पर उस लिहाज से लगाम नहीं लगी जिस तरीके से लगनी चाहिए। PC शर्मा जी। जी, पर जो नई चीजें सामने आ रही हैं कि ISI के बाद अब खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ है। बुरहानपुर और जो लोग सामने आए, सिकलीकर और दूसरे, तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट इससे पहले कभी नहीं था मध्य प्रदेश के अंदर। भाई नक्सल मूवमेंट था, ISI और दूसरी तरह के लोगों को भी पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस तरह से या तो यहाँ की कानून व्यवस्था से ये जितने भी संगठन है, इनमें जो डर और खौफ होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अभी एक और मामला आया था कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से वहाँ के पुलिस प्रशासन ने नक्सलाइट्स मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया, बंद कर दिया। तो ये जो मूवमेंट है नक्सलाइट्स का, ये बालाघाट और जो भी लगे हुए बॉर्डर से छत्तीसगढ़ से, उनमें लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं, और ये मूवमेंट उनके ज्यादा देखे जा रहे हैं। ISI वगैरह की देखा हमने, जिस तरह खरगोन के अंदर दंगा हुआ, भाई ये मध्य प्रदेश की जो है एजेंसी, इनके पास होना चाहिए ना कि ये इस तरह की घटना हो सकती है, उसको कंट्रोल कर सकते थे। और दूसरी जगह भी इस तरह के जो हुए दंगे फसाद, इसको अगर प्रशासन चाहे, कहा गया कई बार कि मुख्यमंत्री चाहे, DGP चाहे, पुलिस चाहे, कलेक्टर चाहे, तो इनको रोक सकता है। तो या तो इनपुट नहीं ले रहे हैं या ये पूरी तरह से बेपरवाह हो गए। इसलिए जो मूवमेंट हैं इस तरह के आतंकी संगठनों के, ये मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का फेलियर है, जिसकी वजह से ये स्थिति आ रही है। और एक डर और खौफ। एक और बात अभी चर्चा में आई कि सिमी तो उस दौरान से सक्रिय था, मजबूत था, जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में। नहीं, सिमी को अगर सबसे पहले गिरफ्तार करके सजा दी गई तो ये दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हुआ था। ये बाकी सब तो मूवमेंट बाद में, उस समय सबसे पहले CVP पे कंट्रोल और उस पर रोक अगर लगाई थी तो कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने लगाई थी। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिमी उस समय पनपी। सिमी को उस समय रोका, और किसी तरह की धार्मिक आधार पर जो भी थे आतंकवादी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उसको उस समय सरकार ने पूरी ताकत से रोका, और जो कई सालों तक कंट्रोल रहा। लेकिन जब से ये प्रेजेंट वर्तमान सरकार है, ये इन सब चीजों को कंट्रोल करने में फेल हुए हैं, और इसलिए कानून व्यवस्था आज मध्य प्रदेश के अंदर ध्वस्त है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए ये जो मूवमेंट अलग अलग
मतलब कई तरह के आतंकवादी संगठनों के मूवमेंट मध्य प्रदेश में देखे जा रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि खालिस्तानी मूवमेंट ये पहली बार देखने को, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। ठीक है, यशपाल जी, क्या वाकई में यहाँ कोई चूक हुई है? सुरक्षा एजेंसियां या फिर हम कहें कि खुफिया एजेंसियां मध्य प्रदेश की, हाल ही में कई नाम सुनने में आए, अलसूफा का नाम सुनने में आया, जेएमवी का नाम सुनने में आया, जो मध्य प्रदेश में अच्छे खासे तरीके से एक्टिव थे। प्रशांत जी, इनको पांव नहीं पसारने दिए जाएंगे और इनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और यदि पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि सिमी का रैकेट या सिमी को हमने प्रारब्ध में ही खत्म करने के प्रयास किए, तो मैं कांग्रेस से और पीसी शर्मा साहब से पूछूंगा, और मेरा अधिकार भी बनता है कि तब जब जेल ब्रेक हुई भोपाल में और तब उनका इनकाउंटर हुआ, तो इन सिमी के लोगों का बचाव किन लोगों ने किया, दल के लोगों को क्यों पछतावा हुआ, और समय समय पर जब इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी सरकार यदि काम करती तो ढाल कौन बनता है, आलोचना कौन करता है। फिर हमारा सर्जिकल स्ट्राइक की हम ले लें तो दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता तो सबूत मांगते हैं, कांग्रेस सबूत मांगती है प्रशांत जी, और हम कार्रवाई करते हैं। जी ठीक है, पीसी शर्मा साहब, यशपाल सिसोदिया जी सवाल उठा रहे हैं कि जब जेल ब्रेक के बाद आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था, तब आप सवाल उठा रहे थे कि ये फेक एनकाउंटर है, ढाल बन रहे थे आप उन आतंकियों की। संभवतः 2016 का मामला था। पीसी शर्मा जी, देखिए, ढाल कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का वो पूरी घटना हुई थी, वो जो प्रत्यक्षदर्शी, ये उन लोगों का कहना था कि ये जो फेक एनकाउंटर था, ये इनको पकड़ के मारा गया। ठीक है, वो अपनी जगह है, वो हुआ, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगते हैं, तो दिक्कत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई है तो वो तो बताना चाहिए लोगों को, ये इस तरह सर्जिकल, ये तो देश के अगर कोई चीज बताई जाती है तो देश के लोगों का गौरव बढ़ता है। उसमें अगर बता दिया तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? तो मैं समझता हूँ वो अगर दिग्विजय सिंह जी ने मांग की है तो दिक्कत क्या, अगर आपके पास है सबूत तो देना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो खालिस्तानी मूवमेंट अभी सिकलीकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो ये 21 अवैध देसी कट्टों के साथ इसको पकड़ा गया है। तो ये इनकी जो ये खालिस्तानी मूवमेंट जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, नक्सली मूवमेंट जो बढ़ गया है, इसके लिए सरकार कर क्या रही है? कौन से स्टेप उठाए है? ठीक, मैं हमारे वरिष्ठ विधायक हैं सूर्य जी, उनसे पूछना चाहूंगा, जो बताएं क्यों इनपुट नहीं मिल पाता सरकार को, क्या इंटेलिजेंस क्यों फेलियर है? ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जो बंद हो गए थे? सालों साल दंगे फसाद बंद थे, वो फिर शुरू क्यों हो गए? कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। जिस चीज को आपने बात उठाई, इसका जवाब ले लेते हैं, इसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। यशपाल जी, नक्सली मूवमेंट भी बढ़ रहा है, आपको इनपुट नहीं मिल पाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, चूक जाते हैं एक्शन में। प्रशांत जी, ऐसा नहीं है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, और संघीय जांच एजेंसी अगर पूरे देश भर के बारे में अगर जानकारी रखती है और जानकारी के माध्यम से अगर इनपुट देती है, तो निश्चित रूप से वो एनआईए अपना काम कर रही है। क्योंकि ये जो राष्ट्रीय अन्वेषण जो अभिकरण है, इसका काम वो कर रही है, उसके काम के आधार पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पीसी शर्मा साहब से पूछेंगे, अभी आपने खरगोन का जिक्र कर दिया, खरगोन की पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड कौन, उसका परिवार का सदस्य कांग्रेस से क्या रिश्ता है, कौन पार्षद था जिसके परिवार में पार्षद रहा, और उसको आज ही ट्रेस आउट किया गया है। तो कांग्रेस तो पत्थरबाजों के परिवारों से संबंध रखती है पीसी शर्मा साहब, और आपके उन पत्थरबाजों का मास्टरमाइंड, उसके परिवार में कांग्रेस के पंजे पर पार्षद निर्वाचित होते हैं। आप तो इस बात का जवाब दीजिए। एनआईए अपना काम कर रही है, हमको इनपुट मिले न मिले, हम सिमी के आतंक को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं, हम नक्सलाइट गतिविधियों को, और आप तो पीसी शर्मा साहब बताइए, नक्सलाइट गतिविधियों ने आपके कितने बड़े नेता को गोली मार करके हत्या कर दी थी। आपने कांवरे जी का तो नाम सुना ही होगा, वे तो गृह मंत्री के पद पर थे। तब नक्सलवादियों की इतनी ताकत और हिम्मत बढ़ गई थी कि आपकी सरकार में गृह मंत्री आपका खो गया। अरे माननीय, ये बताइए सरकार किसकी थी? अरे आपके सरकार किसकी थी? को मार दिया गया, आपको कोई पछतावा नहीं है। आपके
आपके आप तो खरगोन के बारे में बता पछतावा दीजिए। क्यों नहीं है? पार्षद रमन सिंह मास्टरमाइंड का जैसे परिवार। मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे मुख्यमंत्री होंगे तो कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा सरकार का। कितने बड़े बड़े नेताओं को नक्सलाइट से आपने मरवा दिया, पीसी शर्मा जी, जिसकी खरगोन, सरकार थी खरगोन, तो उसका ठीक हाथ है। था। जी। ये बोलिए ना, ये बताइए क्या हुआ उस समय। खरगोन, भारतीय जनता खरगोन पार्टी की मास्टरमाइंड। सरकार थी छत्तीसगढ़ में जिस खरगोन समय ये कांड मास्टरमाइंड, हुआ खरगोन है। मास्टरमाइंड। इतने बड़े बड़े नेताओं, अगर कोई खरगोन का मास्टरमाइंड कौन? पार्षद चुना, सुन लीजिए सिसोदिया जी, को पार्षद चुना गया है, जी। पार्षद चुना गया है तो ये जनता ने चुना है, और आप चुने हुए पार्षदों को चुरा के ले जाते हो, चलिए, ठीक है। उनको करोड़ों में खरीद लेते हो और अपना जिला पार्षदों पंचायत पर और फिर अपना चर्चा हो नगर जाएगी, निगम अभी परिषद वक्त बना बहुत है, लेते हो। पार्षदों पर ये हम जरूर आपने चर्चा तो यहाँ करेंगे। तक किया ठीक है, जी जी जी, ठीक है। दिनेश जी सवाल माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा आपको कम दे पाए। अभी भी स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, ठीक है, दावे कर रहे हैं आपकी सिमी खत्म हो गई या दूसरे संगठन खत्म कर दिए, स्लीपर सेल्स तो अभी भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट कहते हैं। प्रशांत जी। जी, पीएफआई को लेकर पूरे देश में बहुत चर्चा हो बिल्कुल। रही है। आप देख रहे हैं कि पीएफआई को लेकर कोई मध्य प्रदेश में एक्शन हो रहा है, कोई गिरफ्तारी हो रही है, उनके लोगों को ट्रेस कर रहे हैं, या देश के विभिन्न इस राज्यों में, क्योंकि लगातार कोई भी घटना होती है पीएफआई का नाम बड़े सुर्खियों में रहता है। तो निश्चित तौर पे यदि लगातार एक संगठन हमारे निशाने पर, उसको लेकर लगातार बहुत सारा इनपुट मिल रहा है, तो अभी तक लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी कोई लोग हैं, किस तरह के लोग एक्टिविटीज है। यदि उनको इसी स्टेज पर आप रोकेंगे तो कहीं ना कहीं जो है घटनाएं भी आगे दूसरे राज्यों में यदि वो करते हैं तो रुकेंगी। अब देखिए, कोई भी आतंकवादी घटना है या कोई भी आतंकवादी संगठन है या उससे जुड़े व्यक्ति हैं, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकते कि आप कहें कि ध्रुव सक्सेना के ऐसे संबंध थे या इसके पार्षद की ऐसे, ये कोई भी राजनेता, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की गतिविधियों को जो है सपोर्ट करता होगा या सपोर्ट में आएगा। लेकिन जिस तरह प्रशासनिक मशीनरी को काम करना चाहिए, वो प्रशासनिक मशीनरी की तो आपके जवाब में एक और सवाल और जोड़ना चाह रहा हूं बीच में कि पीएफआई का आपने जिक्र कर दिया, सिमी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, उस पर लगाम लगाई गई, लेकिन स्लीपर सेल रही। ऐसा भी होता है कि नाम बदला, दूसरे नाम से एक्टिव हो गए? नहीं, बहुत सारे आप देखिए हमेशा नाम बदल के संगठन होते हैं कि एक तरह से नहीं होते। आप बीच में देखेंगे जैसे सिमी पर जब प्रतिबंध लगाया था तो कई दूसरे बहुत सारे संगठन उन्होंने खड़े हो गए थे, लोग वहां काम करने लगे थे। वो गतिविधियां बंद एक जगह रोकते हैं तो दूसरी जगह हो जाते हैं। पीएफआई चर्चा में तो और भी जो दूसरे किसी आप एजुकेशन के नाम पर चल रहा होगा, कल्चर के नाम पर चल रहा होगा, अलग अलग जो संगठन है वो कई बार तो जो है रजिस्टर्ड भी नहीं होते, इतने सारे संगठन होते हैं, लोगों के अकाउंट में पैसा आता है, कोई मतलब आज की तारीख में डिजिटल है, आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीजों को देख सकते हो। तो वो जो समस्या है वो केवल ये है कि आपको किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरह से मॉनिटर करना है, आइडेंटिफाई करना है, और ये जिम्मेदारी शासन की है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, पीसी शर्मा साहब, यशपाल सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।